वेलकम टू ऑल ऑन योर फेवरेट चैनल फिजिक्स इंप्रूवर। मैं एक बार फिर आपके सामने शिव कुमार सेन। आज हम लेकर के आए हैं क्लास के लिए टर्म 2 सिलेबस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स, और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड देन ओम्स लॉ। एंड नेक्स्ट इसमें आगे हम जो बात करने वाले हैं ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस एंड इट्स इफेक्टिंग फैक्टर्स। एंड इन नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, and then electric power, and next heating effects of electric currents. These are the following topics which are we covered in this chapters. Mainly point to point we are explain all the points. So let's come to the point. Let's come with me to the following point. Point number 1, okay students, let's come with me. The electricity, basically electricity, the study of electricity, it is the branch of physics in which it means the branch of physics in which the branch of physics which deal with the charge, it means on the basis of charge we can divide it in electricity in two part. Point number 1, electrostatics, and second current electricity. In electrostatics basically it deal with the rest charge. It means study of rest charge. It means when the charge in static point, it means static. जब चार्ज आपका रेस्ट कंडीशन में हो, इस चार्ज की स्टडी को हम क्या कहेंगे, फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. एंड इन करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली वी स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज. इट मीन्स इट डील विद द मूविंग चार्ज. That is the point of current electricity. So let's come to the point. Next point. Okay, let's come to the point. The electric charge. Basically, electric charge, it is the intrinsic property of the fundamental particles due to which any particles feel the electric force. It's called the electric charge. It means electric charge basically any particles which feel by the electric force is called electric charge. It means there are only two type of the materials, there are only two type of the charges like that, positive charge and second negative charge. If anybody have the positive charge mean like that we can indicate it positive charge. किसी भी बॉडी पर यदि पॉजिटिव चार्ज है, बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है द डिफिशियंसी ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन्स सपोज दैट इफ ए पार्टिकल्स have the negative charge,
have the positive charge, it means here is the lack of electrons, यानी कि how many number of electrons are deficient in this case, in here, कितने इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर कमी होगी, उस कमी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक साइन यूज करते हैं, यानी कि जिसको हम पॉजिटिव यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। यदि किसी भी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो ये इंडिकेट करता है कि वहां पर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, इट मींस लैक, कितने इलेक्ट्रॉनों की वहां पर कमी है। और यदि किसी भी बॉडी पर यदि मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, तो ये इंडिकेट करता है द एक्सिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की एक्सिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सिस इज देयर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द चार्ज, नेगेटिव साइन, एंड हाउ मेनी लैक ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफिशियंसी ऑफ number of electrons is called the negative charge, positive charge, and that is negative charge. So यहाँ पर आपके पॉइंट मीनिंग क्लियर निकल करके आता है कि चार्ज आपके दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो इंडिकेट करता है लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, डिफिशियंसी ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो वो उस पार्टिकल पर, उस बॉडी पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज। और यदि किसी बॉडी पर आपका चार्ज नेगेटिव है, तो वो इंडिकेट करता है कि वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सिस हैं, इट मीन कितने ज्यादा हैं, ठीक है। सो देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ द चार्जेस इन हियर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, property of charge, property of charges. There are only three important properties of the charges, 3 or 4 we can say that. Number one like charge mean positive and positive, and or you can say that negative and negative are called the like charge. Like charge are repel to each other, but unlike charge mean, इट मीन्स यदि एक बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव है एंड सेकंड पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, सो अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। इट मीन्स यदि बॉडी दो चार्ज हैं आपके, ये पॉजिटिव है और यहां पर कितना है, नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहां पर जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, नेचर में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर। इफ यदि चार्ज एक बॉडी पर आपका पॉजिटिव है और दूसरी बॉडी पर भी आपका पॉजिटिव है, तब उस कंडीशन में ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, यहां पर जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव इन नेचर होगा, रिपल्सिव इन नेचर, जो F होगा रिपल्सिव इन नेचर होगा। और यदि मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, तब उस कंडीशन में भी आपका ये दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सेम एक्शन इज हियर, इट मींस लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर और अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज इट, नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी इज इट, ओके, सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी एडिटिव इन नेचर, additive in nature, it means if any system, suppose that we have a system, यदि मान लीजिए कोई सिस्टम है और इस सिस्टम पर जो नेट चार्ज है Q, जबकि इस सिस्टम में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं लाइक दैट, जो आपका पार्टिकल्स हैं आपका 1 2 3 4, मान लीजिए 5 पार्टिकल्स हैं या 6 पार्टिकल्स हैं, एंड ईच पार्टिकल हैव द चार्ज ऑर्डरली Q1 Q2 और मान लीजिए Q3 और ये Q4 है, Q5 एंड ये Q6 है।
इन सभी पार्टिकल्स पर जो चार्जेस हैं ऑर्डरली आपके Q1 Q2 Q3 है, और ये पूरा सिस्टम जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 तक आपके पार्टिकल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट एडिटिव इन नेचर, इट मीन्स चार्ज इन एडिटिव इन नेचर, इट मीन्स द नेट चार्ज ऑन ए system is equal to the sum of all individual charges. It means Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5 and plus Q6, एंड यदि सिस्टम कुछ और पार्टिकल से मिलकर के भी बना हुआ है, सो उन सब पार्टिकल्स पर जो चार्जेस होगा इंडिविजुअली उन सब के सम के इक्विवेलेंट होगा। इट मीन्स Q इक्वल टू सिग्मा, यू कैन से दैट I इक्वल टू 1 to n, और ये कितना होगा Q इक्वल टू I। इट मीन्स वेयर you can say that where I is represented to number 1 2 3 4 and so on numbers. So that is the property of second property. And third property, third is quantization of charge. Quantization of charge, that is important property. Quantization of charge क्या property है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि द फोनोमिना ऑफ चार्ज इन विच द फंडामेंटल, यानी कि इट मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीप्लाइकेशन ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इट मीन्स किसी भी बॉडी पर यदि चार्ज आपका Q है तो वो इंटीग्रल मल्टीप्लाइकेशन होगा किसके, फंडामेंटल चार्ज के। इट मीन n इज द इंटीग्रल नंबर एंड E इज द फंडामेंटल चार्ज। सो हियर अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू n इंटू E, वेयर n इज द इंटीग्रल नंबर्स, और इंटीग्रल नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट मीन्स n की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। सो वी कैन से दैट Q इज इक्वल टू, यू कैन से दैट +-n इंटू E, यू कैन आल्सो से दैट। और एक और बात यहां पर है कि जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर वो कभी भी ना तो फ्रैक्शन में होगा, इट मीन्स you can say that according to the quantization nature of charge on any body does not equivalent to in fraction, it means not in fraction, yani it means or not in any fraction or in decimal. It means charge is always in positive nature, either क्या हो सकता है चार्ज Q इक्वल टू +-E, सपोज n की वैल्यू जब आपने पुट किया हुआ है यहाँ पर 1, तो +-E हो सकता है, या +-2E हो सकता है, या +-3E हो सकता है, या +-4E हो सकता है, एंड सो ऑन। कभी भी चार्ज आपका पॉइंट में नहीं होगा, इट मीन डेसिमल में नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। So that is the quantization property of charge. It means, is that clear to all? Where n, ये n represent करता है the number of electrons, how much electrons are present there, and here is the point, fundamental charge is the leastest value of electric charge is called the fundamental charge, and value of it 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, and n is the number of electron. n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E रिप्रेजेंट करता है फंडामेंटल चार्ज। सो नोट डाउन ऑल दैट पॉइंट, एंड लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, ओके, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, जैसे सपोज यहां पर हमने बात की है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। सो अब यदि सपोज किसी बॉडी पर चार्ज आपका कितना है, मान लीजिए किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो 1 कूलम है, 1 कूलम चार्ज है, और आप जानते हैं फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम है।
आपको उसमें फाइंड करना होगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज। सो हाउ कैन वी फाइंड इट, कैसे फाइंड करेंगे? यदि 1 कूलम्ब चार्ज में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने तो कैसे करेंगे? सो अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी यू नो वेरी वेल, Q इक्वल टू N इंटू ई एंड N इज इक्वल टू कितना होगा? Q अपॉन E। पुट ऑल द वैल्यू Q, जैसे कि आप जानते हैं चार्ज का जो आपकी यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम होता है। ये कितना है आपको दिया हुआ है? 1 कूलम। और E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम टू कूलम कैंसिल। इट मीन्स आफ्टर द मल्टीप्लाइकेशन इट मीन 100 अपॉन 16 इंटू 10 कितना हो गया बेटा? 18 हो गया। 18, और जब आप सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना निकल गया? 6.25 इंटू 10⁻18। ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसमें? 1 कूलम्ब चार्ज में। इट मीन्स, और एक और बात, जैसे यहाँ पर आपने डेसिमल लिया हुआ है, हमने यहाँ पर बात कही कि कभी भी चार्ज आपका कोई डेसिमल में नहीं होता, कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो ये डेसिमल कैसे? ये डेसिमल के साथ साथ बेटा आपको इसकी पावर पर भी ध्यान देना है। यदि मैं मान लीजिए इसका डेसिमल रिमूव कर देता हूं तो 10 की पावर जो 18 है ये कितना हो जाएगा आपका? इट मीन n इज इक्वल टू, यदि मैं पॉइंट हटा दूं 2 हटा दूं, 625 इंटू 10 की पावर कितना बच गया? 2 पावर कम कर देंगे यहां से 16। तो इसका मतलब हुआ 625 और कितनी जीरो है आपकी? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं किसमें? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 4, चार्ज इन कंजर्व इन नेचर। चार्ज इन इज कंजर्व इन नेचर। It means according to it, charge neither be created nor be destroyed, but it can be transferred one body to another body after the transfer of charge method, any method। जैसे कि हम 3 मेथड स्टडी करते हैं, फ्रैक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड और एक इंडक्शन मेथड। ये 3 मेथड्स हम डिस्कस करते हैं टू द ट्रांसफर ऑफ चार्ज। सो यहां पर हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। चार्ज की आपकी 4 प्रॉपर्टीज हुई। सबसे पहली प्रॉपर्टीज में हमने जाना कि लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। और सेकंड प्रॉपर्टी में हमने जाना कि चार्ज आपका एडिटिव इन नेचर होता है। इट मींस किसी भी सिस्टम पर जो नेट चार्ज होगा उस सिस्टम को कंस्टिट्यूट किए हुए पार्टिकल्स के इंडिविजुअल सम के इक्विवेलेंट होगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी में हमने जाना कि चार्ज कैसा होता है? क्वांटाइज्ड इन नेचर होता है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने जाना कि चार्ज आपका क्या होता है? कंजर्व्ड इन नेचर। इट मीन चार्ज को नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, यानी कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इट मीन्स चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कोई कंडक्टर हमारे पास है, ये कंडक्टर है और ये इस कंडक्टर के टर्मिनल है ए एंड बी, और इस कंडक्टर से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स जो आपके फ्लो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं इट मीन्स चार्ज आपका फ्लो कर रहा है। और इस चार्ज के फ्लो करने से, यानी कि मान लीजिए 1 सेकेंड में चार्ज ए से बी तक क्यों चार्ज फ्लो करता है? इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली represented to the rate of flowing charge through any conductor is called electric current। इट मीन्स यदि किसी कंडक्टर से मान लीजिए क्यू कूलम्ब चार्ज टी टाइम में फ्लो करता है, इट मीन्स चार्ज जो क्यू कूलम्ब चार्ज है, चार्ज फ्लो करता है इन टी टाइम, उस कंडीशन में उस कंडक्टर से फ्लो करने वाली करंट कितना होगा? Q अपॉन टी। इट मीन्स जैसे कि आप जानते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी आपका हुआ। Q यूनिट ऑफ Q क्या आपका होता है? इसमें हम बात कर सकते हैं, मान लीजिए किसी कंडक्टर से यदि स्मॉल चार्ज
यदि मान लीजिए स्मॉल चार्ज जो आपका फ्लो कर रहा है थ्रू एनी कंडक्टर वो कितना हो dq ऑन टेकन टाइम कितना हो dt हो, इन दिस कंडीशन जो आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा थ्रू द कंडक्टर इट विल बी इक्विवेलेंट टू I इज इक्वल टू dq अपॉन dt दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट. सेकेंडली द स्पेशल पॉइंट इन रिगार्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं. इट मीन स्पेशल पॉइंट in regarding of electric current. Number 1, the unit of electric current basically you know very well. Electric charge have the unit coulomb and time has the unit of second. It means coulomb second. You can say that coulomb per second और या हम क्या कहेंगे एम्पियर. It means you can say that 1 ampere it means A is equal to 1 coulomb per second. ये आपकी क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट होती है 1 coulomb per second. Is that clear? Second point, it is a scalar quantity, यानी कि it means it is a scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं. लेकिन आप पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस क्लासेस में कि यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखती है तो उसको आपने क्या कहा था वेक्टर क्वांटिटी कहा था. लेकिन फिर हमने इसको यहाँ स्केलर क्वांटिटी क्यों कहा? स्केलर क्वांटिटी इसलिए कहा है क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यदि वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करती तो हम उसको, चाहे उसमें डायरेक्शन भी हो मैग्नीट्यूड भी हो, तब उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते. इसीलिए हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहते हैं एक स्केलर क्वांटिटी. क्या कैसी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी. उसके बाद इसको मेजर किए जाने के लिए हाउ कैन बी मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन एनी सर्किट, यानी कि इट कैन बी measured by ammeter, यानी कि a electronic instrument which is used in a circuit. We can measure the electric current, how much electric current is flowing through the circuit. We can measure a ammeter. So ammeter is the device which can measure the electric current. And next यहीं पर एक ammeter की एक प्रॉपर्टी भी होती है. Ammeter is always connect in circuit in series. It means किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि आप एमीटर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो ऑलवेज आप किस में कनेक्ट करेंगे सीरीज में कनेक्ट करेंगे. किस में कनेक्ट करेंगे सीरीज में कनेक्ट करेंगे. So that is the basically point in regarding of electric. Okay, so electric current, that concept is clear to you. Electric current basically rate of flowing charge है किसी भी कंडक्टर से जो 1 सेकंड में फ्लो करता है, जिसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में. और इससे हम कह सकते हैं कि कूलाम 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम पर सेकेंड, यानी कि 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में यदि फ्लो करता है तो उस करंट को हम कहेंगे 1 एम्पियर. और इसको मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं और ये एमीटर किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक सर्किट में ऑलवेज कनेक्ट होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वी आर डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है? सपोज दैट मान लीजिए ये कोई डेफिनेट पॉइंट है ए डेफिनेट पॉइंट है जिस पर चार्ज आपका क्या है Q, और मान लीजिए एक इन्फिनिटिव से, मान लीजिए इस डेफिनेट पॉइंट तक हम एक चार्ज लेकर के आने चाह रहे हैं इन्फिनिटिव से जो टेस्ट चार्ज है वो आपका है Q. कितना है? Q0 टेस्ट चार्ज है. और इस डेफिनेट यानी कि इस पॉइंट की जो रेंज है उसमें लेकर के आना चाह रहे हैं. तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन, यानी कि वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट
charge in the work done to bring a unit test charge, a unit test charge in electric field at a definite point, point from the infinitive. It means मान लीजिए सपोज दैट इस डेफिनेट पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो आपका B हो और इन्फिनिटी पर टेस्ट चार्ज आपका Q0 है। उस कंडीशन में जो वर्क डन है यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन किया हुआ है, मान लीजिए वो W वर्क डन है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा आपका, यानी कि डन वर्क इफ इट इज W एंड टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज को इन लाने के लिए जो वर्क डन किया है W, इन दोनों का जो रेशो होगा इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यू कैन से दैट बेसिकली द रेशो बिटवीन द वर्क डन टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू ए डेफिनेट पॉइंट पर यूनिट, यानी कि टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू ए डेफिनेट पॉइंट ऑफ पर यूनिट चार्ज in electric field is called electric potential. It is represented by the B. And its units क्या होगा? Volt. क्या यूनिट होता है? Volts. It mean 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. 1 joule per coulomb को हम क्या कहेंगे? 1 volt. और इसको मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे कहते हैं हम वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। And it is always connected in parallel to the circuit, parallel to the conductor. It means वोल्ट मीटर किसी भी सर्किट में जो आप कनेक्ट करेंगे, किस में कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। दैट इज द पॉइंट। एंड नेक्स्ट यहीं पर एक पॉइंट आता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यदि हम बात करें, मान लीजिए एक पॉइंट आपका क्या है? ए पॉइंट, और ये इन्फिनिटिव से किसी डेफिनेट पॉइंट मान लीजिए बी पर आ जाता है, ये बी पर आ जाता है। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, सपोज ये बी ए है और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो बी बी है। इट मीन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? यदि हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, यू कैन से दैट द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट is called पोटेंशियल डिफरेंस। एंड अकॉर्डिंग टू इट, यदि वर्क डन यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन है, यानी कि बी से ए तक जाने में यदि वर्क डन आपका कितना हो रहा है? V2 ए तक जाने में जो वर्क डन है W0 है, और किस पर हो रहा है? टेस्ट चार्ज Q0 को ले जाने में हो रहा है। उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द पॉइंट वो कितना होगा? BA माइनस BB, दैट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। एंड द वर्क डन कितना हुआ है? बी से ए तक ले जाने में किसको? टेस्ट चार्ज को। दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सो इट इज यूनिट इज आल्सो बोल्ट, एंड मेजर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। और ये आपका किस में कनेक्ट होता है? यू नो वेरी वेल, किस में होता है? पैरेलल में कनेक्ट होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? और ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल? इसके बाद सेकेंडली हम बात करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बेसिकली ओम्स लॉ क्या है? यानी कि ये रिलेशन रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए किसी भी कंडक्टर के रिगार्डिंग यदि हम बात करते हैं, सपोज दैट वी हैव ए कंडक्टर लाइक दैट, सपोज that is the conductor and
the terminal of this conductor, orderly A and B, we are connecting this conductor through a voltmeter also in parallel form. If I electric current flowing through the conductor, so according to the Ohm's law, at constant physical condition, at constant physical condition, the potential produced at the terminal of the conductor is directly proportional to the flowing current through the conductors. इट मीन्स किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो फ्लोइंग करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, द पोटेंशियल विच इज प्रोड्यूस एट द टर्मिनल ऑफ कंडक्टर. इट मीन्स सपोज दैट द फ्लोइंग करंट थ्रू द कंडक्टर इज I and the potential produced at the terminal of the conductor is V. So V is directly proportional to I. So according to the point, how can we eliminate this proportional? Be taking a proportional constant. Suppose that proportional constant is R. So V is equal to R into I, and after we can write it V upon I equal to R. That is the Ohm's law, where R ये R के रिप्रेजेंट करता है. ये R जो है इसे कहते हैं हम, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. और ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को ही हम कहते हैं रेजिस्टेंस. क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस. क्या कहते हैं हम इसको? रेजिस्टेंस. सो अब यहाँ पर एक पॉइंट निकल करके आता है कि V एंड I के बिटवीन यदि हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, सो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? यदि किसी कंडक्टर के लिए V और I के बिटवीन हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो वो ग्राफ किस टाइप से प्लॉट होगा? यदि वो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करता है, उसके लिए जो V एंड I के बिटवीन ग्राफ होगा, मान लीजिए सपोज दैट एक्सिस रिप्रेजेंटेड टू द करंट I, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है ये इलेक्ट्रिक करंट, एंड दैट वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B. उस कंडीशन में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, इफ वी आर इंक्रीज द B, यदि हम B को इंक्रीज करते हैं, सपोज दैट यहाँ पर यदि हम B को इंक्रीज करते हैं, ये इंडिकेट करता है कि यदि हम I को इंक्रीज करेंगे तो आपका B भी इंक्रीज हो जाएगा, और यदि I को हम डिक्रीज करेंगे तो हमारा B भी डिक्रीज हो जाएगा. इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट के चेंज होने से उसके टर्मिनल पर जो पोटेंशियल है वो भी वेरी करता है. इंक्रीज करने पर इंक्रीज होगा और डिक्रीज करने पर डिक्रीज होगा. दैट इज द पॉइंट. तो हेयर एक पॉइंट इज इट, V एंड I के बिटवीन जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा. कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होता है. ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, जो आपका एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है. यानी कि B एंड I के बिटवीन आपका जो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा. मान लीजिए कोई कंडक्टर आपका है, उस कंडक्टर से मान लीजिए जब I1 आप करंट फ्लो कराते हो तो उसके टर्मिनल पर जो पोटेंशियल होता है V1 होता है. लेकिन यदि उसी करंट को आप मान लीजिए चेंज करके I2 कर देते हो, तब उस कंडीशन में उसके टर्मिनल पर जो पोटेंशियल होगा वो V2 हो जाएगा. सो इन दिस कंडीशन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो रिजल्ट आपका होगा क्या होगा? V1 अपॉन I1, ये R के इक्विवेलेंट है. एंड हेयर अकॉर्डिंग टू द सेकंड टर्मिनल, सेकंड पॉइंट, सेकंड कंडीशन, V2 अपॉन I2, that will be also equal to R. So after concluding both of the statement, we can write it according to the Ohm's law, V1 upon I1 equal to आपका कितना होगा? V2 upon I2. और ऐसे ही यदि मान लीजिए आपने n ऑब्जर्वेशन लिए हुए हैं, Bn अपॉन I n के इक्विवेलेंट भी यही होगा.
इज दैट क्लियर? इसी के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स भी आपकी होती हैं, उनको भी हम इंडिविजुअली कोई वीडियो बना करके आपको डिस्कस कर लेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर थ्योरी कर लेते हैं। जो भी कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करता है उस कंडक्टर को हम कहते हैं ओमिक कंडक्टर्स। क्या कहते हैं? ओमिक कंडक्टर्स। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल करके आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। आखिर रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस को समझने से पहले आपको ये ओम्स लॉ क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। इसमें देखिए एक वर्ड हमने यूज किया हुआ है, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। जो कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, हम टेम्परेचर की बात करते हैं, हम वॉल्यूम की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, यानी कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं यदि हम उनको क्या करते हैं, यानी कि जो फिजिकल कंडीशंस हैं किसी भी कंडक्टर के लिए, यदि हम उनको क्या मान लें, कांस्टेंट, उस कंडीशन में यदि उस कंडक्टर के टर्मिनल पर पोटेंशियल उसके करंट में वैरी करने के अनुसार वैरी करने पर आपके पोटेंशियल भी वैरी करता है, उस कंडीशन में आपका ओम्स लॉ वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको हम क्या कहेंगे, ओमिक कंडक्टर। और ओमिक कंडक्टर के अकॉर्डिंग बी एंड आई के बिटवीन जो आपका ग्राफ होगा वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होगा। दैट इज द पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज रेजिस्टेंस। आखिर ये जो रेजिस्टेंस वर्ड है, ये रेजिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए रेजिस्टेंस बेसिकली ये किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो अपोज करता है फ्लोइंग करंट थ्रू द कंडक्टर। इट मीन्स रेजिस्टेंस क्या है आपका? रेजिस्टेंस मीन, जैसे हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर्स, यानी कि द प्रॉपर्टी, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ the conductor, property of the material by which due to which by which it opposed to the flowing current थ्रू इट, यानी कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू यदि कोई करंट फ्लो करता है, उस करंट को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं हम उसको? रेजिस्टेंस। इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जैसे कि हम ओम्स लॉ में बात कर चुके हैं, आर इज इक्वल टू कितना होता है, बी अपॉन आई। अब बात करते हैं इस आर के यूनिट के लिए। इस आर का जो यूनिट आपका होता है, यानी यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये ऑलवेज इसको मेजर करते हैं इन ओम, ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, ओम्स। क्या कहते हैं? ओम। ग्रीक लेटर ओम में इसको मेजर करेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे कि हर एक कंडक्टर की, यानी कि जो भी कंडक्टर्स होते हैं, डिफरेंट कंडक्टर के लिए द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स भी हैं आपके यूनिट के रिगार्डिंग। क्या क्या पैरामीटर्स हैं? जैसे मान लीजिए 1 किलो ओम यदि आपको कहीं आता है तो आपको क्लियर होना चाहिए 1 किलो ओम, इट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है 10 की पावर 3 ओम, या हम कह सकते हैं 1000 ओम। पॉइंट एक ही होता है। और यदि 1 मेगा ओम आ जाए, मान लीजिए मेगा ओम, इसके लिए आप 10 की पावर 6 ओम इंडिकेट करेंगे। इसमें आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 ओम। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स which are very important and helpful for solving the numericals problems. So note down all that points. उसके बाद हम बात करते हैं affecting factors of resistance. Affecting factors of resistance क्या क्या होते हैं? Next, affecting factors of resistance. किसी भी कंडक्टर को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स आपके होते हैं, मान लीजिए सपोज दैट ये कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है आपका ए बी, ए और बी कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो एल है, और इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, यदि मान लीजिए हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमारा है वो एरिया आपका कितना है, ए है, और इसका जो टेम्परेचर है वो टी टेम्परेचर पर हम बात करते हैं। तो किसी भी रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले केवल 4 पैरामीटर्स होते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? नंबर वन द नेचर ऑफ
द नेचर ऑफ द मटेरियल, द नेचर ऑफ मटेरियल इट मीन्स उस कंडक्टर का मटेरियल का क्या नेचर है, यानी कि मेटल्स कौन सा है ना। यदि मेटल्स का टाइप चेंज है तो आपका फिर उसकी रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। एंड थर्ड पॉइंट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एंड फोर्थ पॉइंट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। सो इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो किसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी। इट मीन्स यदि हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस यदि किसी कंडक्टर की R है तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इट मीन्स यदि लेंथ आप इंक्रीज करेंगे तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, और यदि आप उसकी लेंथ डिक्रीज करेंगे तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। एंड सेकेंड पॉइंट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट मीन्स यदि हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की डिक्रीज होगी। इफ वी आर डिक्रीज, यदि हम एरिया को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को यदि डिक्रीज कर दें, इट मीन्स कम कर दें, उस कंडीशन में आपकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आफ्टर कंक्लूडिंग बोथ ऑफ द स्टेटमेंट वी कैन कंक्लूड आर directly proportional to L upon A. It means directly proportional to the length and inversely proportional to the cross sectional area. अब इन दोनों को कंक्लूड करने के बाद हमने ये प्रोपोर्शनल साइन एलिमिनेट किया विद ए कांस्टेंट, इसको हम रो कहते हैं। ये कितना होगा L upon A, L upon A where रो क्या कहलाता है, रो इट इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट विच इज नॉन एज टू द रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं इसको हम, रेजिस्टिविटी, या इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आल्सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और मटेरियल। आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। उसके बाद हम बात करते हैं, यदि हम यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालना चाहें तो ये कितना होगा, रो इज इक्वल टू आपका कितना होगा, R इंटू ए अपॉन एल, R इंटू ए अपॉन एल। और एक यहाँ से यदि हम इसका यूनिट निकालना चाहें इन रिगार्डिंग ऑफ रेजिस्टिविटी, यदि हम बात करें यहाँ पर यूनिट की बात करते हैं तो R इसका यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस को किस में करेंगे, ओम में मेजर करेंगे। और जो ये आपका ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अपॉन लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। इट मीन आपको जो यूनिट निकल करके आता है वो कितना आता है, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर, ओम मीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आखिर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी यदि दोनों में कोई डिफरेंस है तो वो क्या है। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर बात की है कि किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो फोर फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1 नेचर ऑफ द मटेरियल, नंबर 2 टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, नंबर 3 लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड नंबर 4 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। बट इन रिगार्डिंग ऑफ रेजिस्टिविटी इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। अब कैसे, इसके लिए हम कैसे बात कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास दो मटेरियल हैं, दो बॉडीज हैं, ये बॉडी भी आयरन की बनी हुई हो सपोज और ये बॉडी भी आयरन की बनी हो। यदि आप इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया में देखें और इनकी लेंथ में देखें, दोनों में वेरिएशन है, लेकिन इन दोनों बॉडी का जो मटेरियल है जिससे ये बनी हुई है वो मटेरियल दोनों का सेम है। इट मीन इन दोनों बॉडीज की जो रेजिस्टिविटी होगी वो सेम होगी बट इनकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। सो रेजिस्टेंस इट इज डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर बट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन 1 फैक्टर, ओनली द नेचर ऑफ मटेरियल।